हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर, फाउंडर ऑफ गोल अचीवमेंट पॉइंट संग्रामपुर। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए अकाउंटेंसी डॉक्टर एस.के. सिंह का जो बुक है इसका फुल सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला हूं, चैप्टर वाइज। जो भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और क्रैश कोर्स की ज़रूरत अब महसूस हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण, जैसा कि सभी जानते हैं कि क्लास सुचारू रूप से नहीं चल पाया था, बाधित रहा है। फिर भी हम लोगों ने अपने लगभग चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। जो कुछ शेष रह गया है उस पर भी काम जारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उन सभी चैप्टरों का रिवाइज हो, जिसे आप क्रैश कोर्स के रूप में ही समझते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स आज एक हब बन चुका है। सभी के माइंड में लगता है क्रैश कोर्स होता क्या है क्रैश कोर्स? देखिए, क्रैश मीन्स होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, यानी कि सारे सिलेबस को क्रैश कर देना, एकदम निचोड़ निकाल लेना। तो बस आज से हम लोग वही करने जा रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बस हम लोग को उस पर फोकस करना है और उस पर जो थ्योरी है याद करना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव है तो याद करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जैसा कि जानते हैं इसमें थ्योरी भी पूछा जाता है। अप्रॉक्सली आपका तो 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल रहता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है। लगभग 75 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है, 75 मार्क्स में 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और शेष क्वेश्चन थ्योरी और बाकी न्यूमेरिकल रहता है। अगर उसमें भी कुछ थ्योरी देता है, अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर चैप्टर का न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी कंप्लीट हो। तो मैं आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का सॉल्यूशन इसमें डालने वाला हूं और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी होगा उसको भी इंडिकेट करना। सबसे पहले, जैसा कि बुक मैंने दिखाने का तात्पर्य यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। यही बुक जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह का है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं इसी बुक का रिवाइज कराने जा रहा हूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे, गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओ के नाम से भी हम जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, क्योंकि इसमें से प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है और ज़्यादा मात्रा में रहता है। ऐसे हर चैप्टर का अपना एक स्टैंडर्ड है और हर कुछ चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सबसे ज़्यादा जो चैप्टर से है क्वेश्चन एराइज किया जाता है वो आपका फर्स्ट चैप्टर एनपीओ ही है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो थ्योरी है इसमें का वो महत्वपूर्ण है और बाकी सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको तो मैं सॉल्व करूँगा ही करूँगा। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर है। आपके पास बुक होगा ही होगा, तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले इसमें जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी है इन सारे चीज़ों को समझें। जैसे गैर व्यापारिक संस्था में क्या क्या आता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि शैक्षणिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, खेल संस्थान है, सामाजिक संस्थान है, विद्यालय महाविद्यालय शैक्षिक संस्थान में आ जाता है, मंदिर मस्जिद, ये सब क्या है? तो गैर पारंपरिक संस्था के कुछ उदाहरण है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो फिर उसको भी देख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन जो है
पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये जितना आपको दिया हुआ थ्योरी, ये सभी चीज़ों को एक बार आप रीड कर लें ताकि आपको किसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ कुछ रूल्स दिया गया है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेगा प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए। तो प्राप्ति और भुगतान खाता के संबंध में कुछ नोटेड बात है। जैसे सबसे पहला जो दिया हुआ है पॉइंट कि इसमें चालू वर्ष के नगद लेन देन का लेखा करते हैं, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो या करेंट ईयर से संबंधित हो या आने वाले समय से, यानी कि केवल रिसिप्ट को ही, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, अगर हमें नगद प्राप्ति हुआ है तो इसमें दिखाएंगे। इसमें गैर रोकड़ मद जैसे हरास का लेखा नहीं किया था, याद रखिएगा। इसमें नॉन कैश आइटम को दिखाया ही नहीं जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद इसमें उधार लेन देन, बकाया व्यय, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, अनुपार्जित आय का लेखा नहीं किया जाता है। इस तरह का जो भी बकाया आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है, इसका लेखा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें वास्तविक रोकड़ एक्चुअल कैश का लेखा किया जाता है, बकाया का नहीं होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट आपका दिया है कि यह खाता रोकड़ का अंतिम शेष कोष प्रकट करता है। प्राप्ति और भुगतान खाता की कुछ सीमा भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से यह फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक बार तो पढ़ ही चुके हैं। रिवाइज में आपको ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप पढ़े हैं, अगर आपके पास नोटबुक है तो निश्चित रूप से उसे निकालें, उसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों को लिखाया गया होगा। एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब बिल्कुल ज़रूरी होता है कि आप सारे नोटेड पॉइंट को पढ़ लें। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखाया गया है चैप्टर से संबंधी वो याद कर ले, ऑब्जेक्टिव है तो याद कर ले। फिर फॉर्मेट को ध्यान में रखें, बुक को निश्चित रूप से खोलें। जैसे कि पेज नंबर आपका 4 में दिया गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एक दिया हुआ कि रिसिप्ट में क्या क्या आता है। आपको मालूम है कि रिसिप्ट में कैसे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखा जाता है। उसके बाद जितने भी आयगत प्राप्तियां है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, पूंजीगत हो या आयगत हो, सभी को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस जनरल डोनेशन है, न्यूज़पेपर इत्यादि के मैगजीन वगैरह से है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो है, प्रोसीड ऑफ इंटरटेनमेंट्स है, रिसिप्ट फ्रॉम शो है, रेंट ऑफ हॉल है, इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंटरेस्ट डिविडेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, लॉकर्स रेंट है, सेल ऑफ स्क्रैप है। उसके बाद आपका ग्रांट एड इत्यादि, ये आयगत आय है। ध्यान रखिएगा, ये आयगत और पूंजीगत को अलग अलग ही बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा, समझ लीजिएगा कौन कौन आयगत होता है, कौन पूंजीगत होता है। चूँकि जब आप आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा तो वहाँ पर बिल्कुल इसको आपको आइडेंटिफाई करना मस्ट हो जाता है कि आयगत में कौन आएगा और पूंजीगत में क्या आएगा। जैसे इसके बाद देखिए आपका पूंजीगत यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पूंजीगत में क्या क्या आता है, तो कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि स्पेशल पर्पस से कोई डोनेशन मिलता है, लेजेसी हो गया, आपका लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, उसके बाद है आपका एंडोमेंट फंड हो गया। फंड लग गया तो समझिए फिक्स एसेट्स ही है, क्या कहते हैं, कैपिटल ही है, कैपिटल रिसिप्ट आ गया, या फिर सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। तो ये सारा चीज़ आपका प्राप्ति ही है, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति है। तो आयगत प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति में बिल्कुल आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये जितना हम अभी देखे ये सब प्राप्ति के बारे में देखिए। अब भुगतान के बारे में कौन कौन सा आता है अमाउंट देख लीजिए। तो भुगतान में देखिए आपका यदि बैलेंस शीट यदि कोई हो, बैंक अधिविकर्ष, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट समझ रहे हैं ना, कैश इन हैंड, यदि आपके पास पैसा है डेट विल बी कॉल्ड कैश इन हैंड, एंड इफ़ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक इट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं।
आयगत भुगतान में क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें आपका सैलरी है, वेजेज है, रेंट रेट्स टैक्स है, इंश्योरेंस है, ऑडिट फी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ऑर्डनेरियम है, पोस्टेज एंड कुरियर चार्ज है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन है, रिपेयर्स एंड रेवेन्यू है, अपकीप गार्ड्स है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, गार्डिंग है, कन्वेंस बैंक चार्ज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूनिसिपल चार्ज है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स चार्ज है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जितना आता है आपका आयगत में आता है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत में क्या क्या आता है, देखिए पूंजीगत में आपका आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई खरीदते हैं जैसे भवन इत्यादि खरीदते हैं, परचेज ऑफ बुक खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इत्यादि है। लास्टली हम जो है इसका शेष निकालते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो भी हमारा कैश इन हैंड होगा उसको यहाँ पर दिखाया जाता है, जो हमारा शेष होगा कैश एट बैंक में दिखाएंगे। ये फॉर्मेट बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके माइंड में होना चाहिए, अगर फॉर्मेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। लगभग इसको फॉर्मेट को 2-4 बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक ये आपके माइंड में नहीं होगा कि कौन आयगत है, कौन पूंजीगत है, कौन कहाँ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप सेल्फ स्टडी से, अगर आप शिक्षक के संपर्क में नहीं भी हैं तो भी बुक अगर आपके पास है तो आप अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है कि जनरली जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट पक्ष की राशि का योग होता है वो क्रेडिट पक्ष की राशि से अधिक होता है। तो दोनों पक्षों का योग को बराबर करने के लिए बाई बैलेंस शीट का प्रयोग करके अंतर की राशि लिख दी जाती है। यदि किसी कारणवश क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा हो जाए तो डेबिट पक्ष में टू बैलेंस शीट लिखना होगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट इधर जब आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या क्या स्टेप है यह भी आपके बुक में देखिए दिया हुआ है, ज़रूरत है पढ़ने का। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि जो भी आपका कैश एट बैंक को प्राप्ति और भुगतान खाता के डेबिट भाग में लिखा जाता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट समझ रहे हैं ना, इधर लेफ्ट में डेबिट हो जाएगा, जो रिसिप्ट है वो सब डेबिट हो जाएगा, पेमेंट है वो सब क्रेडिट हो जाएगा। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ फॉर्मेट दिया था ना आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट बाई बैलेंस शीट लिखेंगे तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, और यदि कैश इन हैंड है तो इसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, फॉर्मेट में दिया ही है। सभी प्राप्ति राशि चाहे पूंजीगत प्रकृति को, आयगत प्रकृति को, डेबिट बॉक्स में दिखाया जाएगा। यानी प्राप्त की गई राशियाँ भूतकालीन, चालू वर्ष, भविष्य, चाहे वो करेंट का ईयर का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी जो है रिसिप्ट में दिखा देंगे। सभी व्यय की राशि चाहे पूंजीगत हो, आयगत हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, सबको क्रेडिट में दिखाया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर ह्रास जैसे अदत्त व्यय भुगतान, इसका हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इन सारे मदों को इसमें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यह अंतर प्रवाह कैश, इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश इसमें नहीं होता है। बकाया में न तो पैसा आ रहा है न जा रहा है, तो फिर इसको दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद यहीं बैलेंसिंग निकालना आपको सिखाया हुआ है, तो बेहतर होगा कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ही आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले माइंड मेकअप कीजिए कि आपको क्या करना है। एक फॉर्मेट हुआ ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। इधर डेबिट होता है और इस साइड जो होता है आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। देखिए एग्जाम्पल को कभी एग्जाम्पल समझ के मत पढ़िए, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 2009 में पूछा हुआ कहीं क्वेश्चन है बोर्ड में, तो कह रहा है एग्जाम्पल ऐसा है कि रोटरी क्लब हैज़ केप्ट इट अकाउंट्स ऑन द कैश बेसिस एंड फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। पिछले साल का जो भी डाटा है वो आपके सामने है। प्राप्ति और भुगतान कह रहा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। इस साल के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए, इंट्रेंस फी रिसिप्ट, तो पैसा आया है कि गया है। एट फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से आपको पहले क्या लिखना था, तो टू बैलेंस बीडी। आप खोजिए कि कैश इन हैंड कहाँ है, जहाँ भी है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो इधर लिखेंगे बाई
ओवरड्राफ्ट। बाई बैलेंस सी डी लिखेंगे। अगर आपका कैश इन हैंड है तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। तो टू बैलेंस बी डी कैश ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ दिया है देखिए, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैश इन हैंड बिगनिंग ऑफ द ईयर 4700। तो इस अमाउंट को हम लिखा गया है। फिर जो है इसके बाद तो फर्स्ट आपका आ गया एंट्रेंस फी रिसीव। तो एंट्रेंस फी कितना आया है 5000 रुपये, तो 5000 रुपये आया। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। साल के दरमियान सब्सक्रिप्शन मिला 39,600। तो किसी भी साल का हो तो दिखाना है 39,000 रुपये, हम सब्सक्रिप्शन दिखा दिए। इसके बाद मिस्टर एक्स फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्स का फी मिला, तो किसी भी साल का मिलेगा या किसी तरह का भी शुल्क हमको प्राप्त हुआ है, मिला है, बकाया नहीं लिखेंगे। तो 1200 रुपये एक्स फी भी यहाँ पर देखिए आपको नोटेड है, लिखा गया है। फिर जो है एक्सपेंस पे ड्यूरिंग द ईयर 5400 रुपया जो है एक्सपेंस पे किया है 54,500। तो जब एक्सपेंस है, खर्चा है, तो कहाँ जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा ना जी। तो यहाँ पर हो गया बाई एक्सपेंस है, देखिए यहाँ 54,500 है। उसके बाद है एक्सपेंसेज अनपेड दिस ईयर। आप ध्यान से पढ़िए, अनपेड है, तो जब पेड हम कहीं नहीं किए तो ना ई इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो फिर इसका कोई यहाँ पर एंट्री होगा ही नहीं। रिसीप्ट एंड पेमेंट में केवल नगद का होता है, बकाया उधार का, आउटस्टैंडिंग इत्यादि का नहीं होता है। चलिए इसका कोई एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट सरप्लस ऑन बार अकाउंट्स। अधिक है, सरप्लस है, कितना है 1500 रुपया है। तो यह जो है सरप्लस पे घर बार खाते पर अधिक, यह हमको बेनिफिट है। तो यह कहाँ जाएगा, आपको इधर आएगा, रिसिप्ट साइड में आएगा। कितना है 15,000 रुपया, इधर आएगा। उसके बाद है सेक्रेटरी ऑनरेरियम, सचिव का मानदेय। तो पेमेंट कीजिएगा तो ये आपको पेमेंट साइड में जाएगा 3,000 रुपया। फिर है ये, इसका तो हो ही गया, लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट रिसीव्ड। तो लॉकर रेंट मिला हुआ है, तो मिला है तो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। तो लॉकर रेंट आपको कितना मिला है 1,000। तो 1,000 रुपये यहाँ देखिए लॉकर रेंट आया। जो भी रिसिप्ट हुआ है उसको हर हाल में हम रिसिप्ट में डालेंगे, पेमेंट वाला पेमेंट में डालेंगे। उसके बाद और देखिए, तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर है 2200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो 2200 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किधर का जोग ज़्यादा आता है। सबसे पहले आपको नोट हम बताए थे कि जनरली आपका डेबिट पक्ष ही ज़्यादा आएगा। तो इसको जोड़ा गया तो कितना है 66,500 है। 66,500 रुपया की राशि दोनों तरफ। कितने विद्यार्थियों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये अमाउंट कहाँ से आ गया सर 6800। देखिए चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले देखिए किधर का जोग ज़्यादा है, सभी को आप ऐड किए तो कितना आया 66,500 आया। तो जिधर का जोग ज़्यादा होता है दोनों साइड वो अमाउंट लिख देते हैं। अब देखिए कैसे शेष निकला है, तो यहाँ पर इसको जोड़िए 54,000, 3,000, 2200, तीनों अमाउंट को आप जोड़िए और जोड़ने के बाद इस 66,000 में से घटाइए तो आपको मिल जाएगा 68,000 का राशि, और यह कहलाएगा बाई बैलेंस शीट, कैश इन हैंड इसी को बोलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी भागते हैं, वह चाहते नहीं हैं कि परिश्रम करें, पढ़ाई से भागते हैं, फिर उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आता है। अकाउंट बहुत ही रोचक और आज के दुनिया में कमर्शियल युग है, बहुत ही यूजफुल है। इसके बगैर हमारा लाइफ अधूरा है। जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोगिता है। ज़रूरत है लगन से पढ़ने का, समझने का। अगर समझिएगा तो बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर यह एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन बताएंगे।
देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ आगे चल के जैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कुछ और भी समस्या आएगी। जैसे केवल पेमेंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही नहीं बनाना है, आगे चल के आपको और कुछ भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, स्पेशल फंड, मैच फंड इत्यादि कोई भी फंड जो है कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा। तो इस फंड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हम इस वीडियो में केवल आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप जैसे कहा जाता है उसको फॉलो कीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। यहाँ पर कुछ बातें हैं, देखिए ऊपर जो टिक लगाया हुआ है पेज नंबर 9 में, इन सारे चीज़ को 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होगा कि आपके माइंड में सारा चीज़ सेट हो जाएगा, किसका क्या कार्य है, जैसे कि अस्थाई संपत्ति कोष क्या होता है, फिक्स एसेट फंड, जो भी पढ़िएगा बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे एक मैच फंड आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, कई प्रकार के फंड का चर्चा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। कैसे करते हैं तो देखिए याद रखिएगा। सबसे पहले जो किसी भी फंड को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको लिखते हैं, यहाँ फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा। फिर इसमें जोड़ा जाने वाला राशि कौन कौन सा है, तो देखिए मान लीजिए कि हम मैच फंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेल ऑफ मैच टिकट जितना बिकाया वो मेरे लिए बेनिफिट होता है ना, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या जुटेगा, तो मैच कोष के लिए दान, अगर डोनेशन मैच फंड के लिए मिलता है तो यह भी हमारे लिए बेनिफिट है, इसको ऐड करेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम इस पर जो है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मैच फंड में हम खर्चा किए उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो यह भी बेनिफिट है। तो जो भी आय हुआ मैच फंड से यह हमारे फंड को बढ़ाता है। फंड में समझ में करते हैं, किसी भी चीज़ का फंड हो सकता है, क्रिकेट है, मैच है या मटेरियल हो, जो भी हो। इसमें से घटेगा कौन चीज़, तो केवल खर्चा, उससे संबंधित जो खर्चा है उसको हम माइनस कर लेंगे। जैसे आप इस फॉर्मेट में देख रहे हैं, मैच एक्सपेंसेस को घटा दिया गया, बाकी जो आमदनी हुआ उससे सभी को यहाँ पर एक जगह एकत्रित हम जोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको 2 भाग में भी कर सकते हैं, यहाँ एक खंड बना लीजिए, इसके लिए कोई आपको बाध्यता नहीं है। और जितना ऐड करने वाला राशि है आप यहाँ पर लिख लीजिए, ऐड करके फाइनल यहाँ लिखिए। फिर यहाँ पर जो माइनस करने वाला था यहाँ माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैच फंड आपका जो है माइनस करिएगा, जो राशि निकलेगा तो अमाउंट टू बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ BS समझ लेते हैं। क्योंकि आप अब क्रैश कोर्स में आ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इतना समझना तो एकदम ज़रूरी है। बैलेंस शीट का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है BS, इसको कहाँ दिखाएंगे, तो ये जो राशि मैच फंड का होगा या किसी भी फंड का कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो इन सारे चीज़ों को यदि ध्यान में रखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि यहाँ मैच फंड एक कैलकुलेट किया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद समझिएगा, इस फॉर्मेट के माध्यम से बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको टिक लगवा देते हैं, आप अपना याद कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में थ्योरी भी इस चैप्टर से रहता है तो याद रहेगा, तो थ्योरी जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए लिखना। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका, कोष लेखांकन और गैर कोष लेखांकन में क्या अंतर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें 2-3 पॉइंट को ही बताना होता है, ज़्यादा कुछ इसमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। चंदा सदस्यता शुल्क से क्या समझते हैं, तो 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है, प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट करें। इसके और भी फ़ायदे हैं, अगर आपको याद है तो इसमें देखिए वो सारा रूल्स जो है इंक्लूडिंग रहता है क्वेश्चन में। अकाउंट का क्वेश्चन याद करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर आप इसका न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको जो है कई सारा समस्या होगा। क्योंकि डायरेक्टली आप रटिएगा तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि बस आप रट लीजिएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ ज़रूरी हो जाता है
क्वेश्चन समझना, कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट होगा तो बिल्कुल थ्योरी तो अपने से भी लिखा जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ विद्यार्थी लोग इसको इग्नोर करते हैं और उसका गलत परिणाम तो वे महसूस करवे करते हैं, विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके थ्योरी को निश्चित रूप से याद कीजिए। 5 नंबर के लिए आपका आएगा। अगर 2 नंबर के लिए आता है तो बस 3 से 4 पॉइंट का हम उल्लेख करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट आपको यहाँ देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया है, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को आप किताब में नहीं, कॉपी में नोट कीजिए। इसको देखिए, समझिए कौन सा आइटम इसमें जोड़ा जाने वाला है, कौन सा घटाया जाने वाला है, इसको समझना है। इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए क्या कह रहा है। 1/1/2018 को रोकड़ जो है वह 9600 रुपया है। कैश इन हैंड आपका कहलाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। 9800 रुपया है। सब्सक्रिप्शन आपका चंदा जो है वह 75,200 है। स्पेशल डोनेशन है 16,000 रुपया। इंटरेस्ट भी है 86,000 रुपया। रेंट ऑफ क्लब हॉल है 10,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 7,000। सैलरी वेजेज है 4500। ऑर्डिनेरियम टू सेक्रेटरी 5,000 रुपया है। न्यूज़पेपर से आपको 2,000 है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट से 1,000 आया है। फर्नीचर परचेज हुआ है 2,000 का ड्यूरिंग द ईयर। मिसलेनियस एक्सपेंसेज आपको दिया। अभी आपको हमने पिछले पेज में इसका फॉर्मेट बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कि बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और हम चाहेंगे कि आप अपना बुक खोल लें, क्योंकि अब हम क्वेश्चन यहाँ से हटाएंगे और इसका जो है सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। आप अपना बना लीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से मिलाइए सही है या गलत। चलिए देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मेट है यह कैसे बनता है। तो अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पर डेट डालते हैं, जिस डेट के लिए आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है वो डेट यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि अगर आपका पुराना बुक होगा तो अलग अलग डेट जो है हो सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज आपका नहीं होगा। अगर न्यू एडिशन का बुक है तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डेट जो होगा वो 2019, 20, 21 कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मेरा पुराना बुक है तो इसमें 18 था, 18 मैंने लिखा। चलिए देखिए, इसमें आपका टू बैलेंस, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है, हमने पहले ही बताया है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका 9800 था, 9800 लिख दिया। फिर सब्सक्रिप्शन मिला है 75,200। इसको सारे जो भी रिसिप्ट है ना, सबको रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और डेबिट साइड का कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। लेफ्ट में हमेशा डेबिट आएगा आपका। स्पेशल डोनेशन मिला हुआ है 1600 रुपया, 16,000 रुपया, इसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट भी मिला है 86,000 रुपया, इसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये भी आपको मिला हुआ है, फ़ायदा है 1,000 रुपये, इधर दिखाएंगे। रेंट ऑफ क्लब हॉल है 10,500 रुपया, इसको दिखाएंगे। अब आता है पेमेंट। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सबसे ईजी इसलिए होता है कि इसमें किसी तरह के जो है आप एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, इसके लिए आपको मेंशन माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 7,000 रुपया। सैलरी था, वेजेज 4500 था। ऑर्डिनेरियम टू सेक्रेटरी था 5,000 रुपया। न्यूज़पेपर से 2,000 रुपया आया। फर्नीचर टू परचेज हुआ है 2,000 रुपया का। मिसलेनियस एक्सपेंस जो है यह दिया हुआ है। फॉर्मेट अगर आपके माइंड में है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होने वाला है। फॉर्मेट नहीं है तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर जो सीडी निकाला गया है कैसे निकाला गया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का जनरली डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो डेबिट साइड 1,21,100 आया है। इस राशि को दोनों तरफ लिखेंगे। ये टोटल राशि आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करके इसको 1,21,000 में से घटाइएगा तो ये आपका 50,000 रुपया आ जाएगा और यहीं बाई बैलेंस सीडी कहलाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है लगभग इस चैप्टर का क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे और सबको कंसेप्ट के साथ देंगे। लेकिन वीडियो देखते समय आपके पास बुक होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब बुक होगा। क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं कि हम डायरेक्ट जो है थ्योरी लिखेंगे, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तन्मयता के साथ लगे रहें।
वीडियो को देखें, एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, और निश्चित रूप से इस पॉइंट बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके लिए अगर आपको चार्ज देना हो तो मत कीजिए, या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता हो, तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तब आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, देख के छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा, और आशा करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। बने रहें। हाँ, नसरा।